Hi friends, I am Asutosh Ranjan Chaubey. You are most welcome in current affairs series of आयुष ब्रह्मास्त्र। और आयुष ब्रह्मास्त्र द्वारा करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत की गई है। उसी करंट अफेयर्स की सीरीज का ये अगला वीडियो होगा। और इस करंट अफेयर्स सीरीज में आज जो हम लोग करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे उसकी शुरुआत हम G7 से करते हैं। और हाल फिलहाल में G7 चर्चा का विषय इसलिए रहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घोषणा में इच्छा व्यक्त किया कि जो G7 है वो आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। मतलब उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है और उसके रेलेवेंसी या उसको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें जो G7 के अन्य देश हैं उसके साथ साथ अन्य देशों को शामिल किया जाए। और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त किया कि G7 के देशों के साथ साथ उसमें रूस, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हाल फिलहाल में G7 चर्चा का विषय बना रहा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें G7 का, तो बेसिकली जो G7 है ये दुनिया के जो सर्वाधिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं, जो दुनिया के सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन देशों को संगठन को ही G7 के नाम से जाना जाता है। और यदि इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात किया जाए तो बेसिकली 1975 में विश्व के जो सर्वाधिक जो औद्योगिकृत और डेवलप्ड जो 6 देश है, इन लोगों ने मिलकर 1975 में G7 का गठन किया। और इसके शुरुआती दौर में मेंबर्स के तौर पे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके मेंबर के तौर पे थे। तो 1975 में जब इसकी स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तो शुरुआती दौर में इसमें 6 मेंबर ही थे। लेकिन 1976 में कनाडा भी इसका एक सदस्य बना और इस तरह से जो 6 सदस्यों वाला जो एक आर्थिक संगठन था वो G7 में कन्वर्ट हुआ। और बाद में ये G8 में भी बदला। 1991 में जब रूस का जब विघटन हो गया, तो विघटन के बाद 1998 में रूस भी इस G7 में शामिल हुआ। और शामिल होने के बाद रूस 1998 से ये G8 में कन्वर्ट हुआ। लेकिन 2014 में जब रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र पे आक्रमण किया गया और उसके कुछ भागों को कब्जा किया गया, तब इस बात को जो G8 के अन्य सदस्य देश थे, इन लोगों ने विरोध किया। परिणामतः रूस को 2014 में जो G8 था उससे सेपरेट कर दिया गया। और इस तरह से G7 जो G8 में कन्वर्ट हो गया था रूस के मिलने के बाद, एक बार फिर से G7 में कन्वर्ट हो गया। तो G7, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो G7 है ये दुनिया के सर्वाधिक जो मोस्ट डेवलप्ड है, मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जो कंट्रीज हैं, उन्हीं देशों का संगठन है। और ये जो संगठन है बेसिकली विश्व के जो आर्थिक मुद्दे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हों या फिर तरह तरह के इकोनॉमिकल मुद्दे से जुड़े हो, उस मुद्दों पे ये बातचीत करने वाली एक संस्था के तौर पे काम करती है। और यह एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल कहने का मतलब एक अनौपचारिक संगठन है। और इसको इनफॉर्मल या अनौपचारिक संगठन कहने का आशय है कि इसका कोई रेगुलर हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि ये बिना हेडक्वार्टर के काम करने वाली संस्था है, इसलिए इसको अनौपचारिक संगठन के तौर पे जाना जाता है। और जैसा कि हम बता दें कि हाल फिलहाल में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि G7 के रिलेवेंस को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसमें 4 अन्य देशों की सहभागिता भी आवश्यक है। तो बता दें कि यह मुद्दा काफी पहले से भी था। और जब G7 का बैठक होता है तो व्यापक पैमाने पर प्रदर्शनकारियों द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जाता है, प्रदर्शन भी किया जाता है। बेसिकली इस बात को लेकर प्रदर्शन किया जाता है
कि ये संगठन विश्व के आर्थिक मुद्दों पे अपनी राय देता है, विचार विमर्श करता है, लेकिन सबसे खास बात है कि इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कोई देश नहीं है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इसी बात को ध्यान में रख के G20 का गठन किया गया था, और G20 में बेसिकली जो G8 के सदस्य देश थे, मतलब जो दुनिया के सर्वाधिक विकसित देश थे, वो तो शामिल थे ही। इसके अलावा दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थे, उनको भी शामिल किया गया, और इस तरह से बाद में जो G20 के नाम से एक नया संस्था बना, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी शामिल है। और बेसिकली जो G20 बना था, ये इसमें भारत का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। तो हम बता दें कि बेसिकली यदि दुनिया के आर्थिक मुद्दों की बात किया जाए, तो आर्थिक मुद्दों पे चर्चा करने के संदर्भ में हाल फिलहाल में जो G20 है, निश्चित तौर पे G7, G8 या यदि भविष्य में G11 भी बनता है, तो उसकी अपेक्षा एक प्रभावी संगठन के रूप में काम करेगा। तो ये हम लोगों ने G7 से संबंधित जितनी भी बातें थी, उसकी प्रासंगिकता थी, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अगला जो हम लोगों का डिस्कशन का पॉइंट होगा, बेसिकली एंटीफा आंदोलन होगा। और हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में एंटीफा आंदोलन काफी चर्चा में रहा, क्योंकि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु के बाद वहां पे एक तेजी से उग्र आंदोलन हुआ, जिसको एंटीफा मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और यदि एंटीफा शब्द की बात की जाए, तो बेसिकली जो एंटीफा वर्ड है, ये एंटी फासिस्ट शब्द का ही एक संक्षिप्त रूप है। और बता दें कि जो एंटीफा मूवमेंट जो शब्द आया था, बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसके पहले आया था, तब जब इटली, जर्मनी जैसे देशों में फासिस्ट और नाजिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, तो उसी समय लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो नाजीवाद और फासीवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चले, उसी को एंटीफा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और बता दें कि जो एंटीफा मूवमेंट है, वास्तव में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पे आते हैं, तो उनको एंटीफा के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका में ये काफी प्रसिद्ध रहे हैं इस प्रकार के रेडिकल मूवमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अमेरिका में इस तरह का एंटीफा मूवमेंट हो रहा है, पहले भी इस तरह के मूवमेंट होते रहे हैं, और छिटफुट तो हमेशा होते रहे, बशर्ते कि वियतनाम युद्ध के समय व्यापक पैमाने पे इस प्रकार का आंदोलन हुआ था। तो जो एंटीफा आंदोलन है, बेसिकली माना जाता है कि ये लोग नस्लवाद का विरोध करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का रेसिज्म है उसका विरोध करते हैं। इसके अलावा जो व्हाइट सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें माना जाता है कि गोरी चमड़ी के लोग काफी सुपीरियर होते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। और बेसिकली तरह तरह के फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स चीजों की मांग करते हैं। और अनेक लोगों का मानना है कि बेसिकली उन्हें सोशलिस्ट, अनर्चिस्ट, लेफ्ट विंग या तरह तरह के नामों से पुकारा जाता है। और इस संदर्भ में जो अमेरिका में एंटीफा आंदोलन हुआ, जिसने कई जगहों पे हिंसा का भी रूप ले लिया, उसके संदर्भ में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जो एंटीफा से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टेररिस्ट ग्रुप के तौर पर डेजिग्नेट किया जाएगा। इसलिए भी चर्चा का विषय बना रहा है ये शब्द। अगला जो हम लोग का डिस्कशन का मैटर होगा करंट अफेयर्स के सीरीज में, हम लोग इबोला वायरस पर बात करेंगे, जिसे इबिट मतलब इबोला वायरस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और हाल फिलहाल में चर्चा का विषय इसलिए रहा कि अफ्रीका के इक्वेटोरियल भाग में, विषुवतरीखीय भाग में जो कांगो देश है, उसके माबांडका नगर के आसपास के क्षेत्र में एक बार फिर से इबोला को एक एपिडेमिक के तौर पर घोषित किया गया। इसलिए
इबोला हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय रहा। और जैसा कि हम बता दें कि 2018 में खास तौर पे इबोला का प्रसार अफ्रीकी देशों में हुआ था, लेकिन इसकी भी पहचान एक पेंडेमिक या वैश्विक महामारी के तौर पे किया गया था। और जो इबोला शब्द है, बेसिकली ये शब्द इसलिए प्रचलन में है कि पहली बार जो वायरस था इसकी पहचान 1976 में की गई। और ये जो वायरस था ये कांगो देश में जो कांगो रिवर है उसी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जिसे इबोला के नाम से जाना जाता है। और उसी नदी के बेसिन क्षेत्र में पहली बार इस प्रकार के वायरस पाए गए थे और तभी से इसका नाम इबोला पड़ गया। और जो इबोला वायरस का प्रकोप है, बेसिकली इसकी शुरुआत जंगली जानवरों से होता है और जंगली जानवरों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचता है और फिर उसके बाद फिर मनुष्यों से मनुष्यों में स्प्रेड करता है। खासतौर पे जंगली जानवरों से मनुष्यों में पहुंचने का जो आधार है, बेसिकली मांस भक्षण, मीट ईटिंग के माध्यम से ये पहुंचता है। और इसके सिम्टम्स में बात करें, जैसा कि बता दें कि जैसे कोविड-19 का अभी तक कोई प्रभावी इलाज नहीं ढूंढा जा सका है और कोविड-19 का जो भी इलाज है वर्तमान में सिम्टम पे आधारित है, लक्षणों, रोगी के लक्षणों पे आधारित है। उसी तरह से अभी भी जो इविड है, इबोला वायरस है, उससे संबंधित जो रोग हैं उसको नियंत्रित करने का कोई प्रभावी तरीका अभी भी नहीं ढूंढा जा सका है। और जैसे कोविड-19 से संबंधित जो इलाज चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, बेसिकली सिम्टम बेसिस पे है, उसी तरह से इबोला वायरस से संबंधित जो इलाज होते हैं सिम्टम बेसिस पे है। हाँ, ये है कि जो इविड है, इबोला वायरस डिजीज है, ये बेसिकली एक फैटल डिजीज है, प्राणघातक डिजीज है। और इस इविड में 90% इस बात की संभावना रहती है कि प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। यदि इसके सिम्टम की बात की जाए तो बेसिकली इसकी वजह से गले में खराश की आती है, सोर थ्रोट की समस्या आती है। इसके अलावा मसल्स क्रैम्प, मतलब मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या आती है। इसके अलावा तीव्र ज्वर आता है और अंततः इसके माध्यम से शरीर के बाहरी ऑर्गन्स में और भीतरी ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने लगती है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसी ब्लीडिंग की वजह से जो इविड है, इबोला वायरस डिजीज है, इसको पहले इबोला हेमोरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता, मतलब इबोला रक्तस्रावी बुखार के नाम से जाना जाता था। क्योंकि जब इबोला बीमारी जब अपने चरम रूप में पहुंचती है तो वैसी स्थिति में शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये ब्लीडिंग जब इंटेंसिव हो जाता है तो वैसी स्थिति में फेटल हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये हम लोगों ने इबोला वायरस पर बातचीत किया और ये देखा कि एक बार फिर से कांगो के मावांडका शहर के आसपास महामारी के तौर पर घोषित किया गया। और हाल फिलहाल में कांगो के लिए इसलिए भी अधिक जटिल हो गया कि दुनिया के अधिकांश देश कोविड-19 की समस्या में उलझे हुए, उसी तरह से कांगो भी उलझा हुआ है। तो फिर कोविड-19 और उसके साथ साथ इविड भी आ जाना निश्चित तौर पे कांगो के लिए एक प्रकार का काफी बड़ी समस्या के तौर पर उभरती है। हाल फिलहाल में लोकस्ट अटैक भी काफी चर्चा का विषय बना रहा करंट अफेयर्स में, जिसे टिड्डी आक्रमण के तौर पर जाना जाता है। और यदि लोकस्ट अटैक या टिड्डी आक्रमण की बात किया जाए तो टिड्डी आक्रमण कोई नई बात नहीं है। टिड्डी आक्रमण तो हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। और इसी साल 2020 में बात किया जाए तो भारत के पश्चिमी राज्यों में, विशेष तौर पे राजस्थान, गुजरात और पंजाब में भी कुछ मात्रा में टिड्डी आक्रमण का प्रभाव रहा, लेकिन वो इंटेंसिव नहीं रहा। लेकिन अभी मई महीने में, जून महीने में जो टिड्डी आक्रमण रहा, एक्सपर्ट्स द्वारा माना जा रहा है कि पिछले 27 सालों में भारत में होने वाला सबसे इंटेंसिव या सबसे उग्र प्रकार का टिड्डी आक्रमण है। और इसलिए काफी चर्चा में रहा क्योंकि पिछले 27 सालों में
ये सबसे इंटेंसिव या गहन प्रकार का टीटी आक्रमण रहा। तो टीटी आक्रमण इसलिए चर्चा में रहा कि इसने भारत के कई राज्यों को प्रभावित किया, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। और यही नहीं, इसने विश्व के अन्य भागों को भी प्रभावित किया। जैसा कि हम बता दें कि जो यूएनओ के एजेंसी के तौर पे फॉ है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम है, वो विश्व के 3 क्षेत्रों को टीटी हॉट स्पॉट या लोकस्ट हॉट स्पॉट के तौर पे चिन्हित करता है, जिसमें एक भाग ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का पूर्वी भाग जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसमें बेसिकली 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती। उसी प्रकार वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, पश्चिम एशिया के देश, जिसमें सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, ये सब देश आते हैं। और तीसरा साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। तो जो ये 3 क्षेत्र हैं, मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनको फा द्वारा भी लोकस्ट हॉट स्पॉट के तौर पर घोषित किया गया। तो बता दें कि हाल फिलहाल में जो टिड्डियों का उग्र अटैक भारत में हुआ, ये केवल भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि ये जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं, ये 3, इन सब में हुआ। और बेसिकली जो इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो हॉट स्पॉट था, उसी हॉट स्पॉट से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और हम बता दें कि जो टिड्डी होते हैं बेसिकली ग्रासहोपर होते हैं, और इनके रिप्रोडक्शन के लिए जो नग्न भूमि होता है, बेयर लैंड होता है, काफी बेहतर होता है। मतलब ये अपने अंडे नग्न भूमि पे देते हैं। ये ध्यान रखना है कि इनके अंडे देने के लिए जो सबसे सुपीरियर जगह होती है, ये बेयर लैंड होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो बेयर लैंड होते हैं, इनकी अवस्थिति उष्णकटिबंध के, मतलब ट्रॉपिकल रीजन के सेमी एरिड और एरिड रीजन में होता है। मतलब उष्णकटिबंध के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र जो होते हैं, इनके अंडों देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीकी रीजन है, इस दृष्टिकोण से काफी उपयुक्त है। लेकिन एक बार जब अंडों से बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो फिर हवा के माध्यम से ये उन क्षेत्रों में माइग्रेट करना प्रारंभ कर देते हैं जिन क्षेत्रों में वनस्पतियां होती हैं, और अंततः जहां कहीं भी पहुंचते हैं वहां पे ये फसलों को और वृक्षों को काफी प्रभावित करते हैं। क्योंकि जहां कहीं भी पहुंचते हैं ये वृक्षों और फसलों के पत्तियों को भी चट करते हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट्स और क्रॉप्स होते हैं उनके फलों को भी नष्ट करने का काम करते हैं। इसलिए जो लोकस्ट अटैक है, दुनिया के जिन जिन भागों में इस प्रकार के अटैक होते हैं, बेसिकली ये इन इलाकों के फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा के लिए भी ये समस्या उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम बता दें कि भारत में जितने भी प्रकार के लोकस्ट या टिड्डी होते हैं, बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें डिजर्ट लोकस्ट, जिसे मरुस्थलीय टिड्डी भी कहा जाता है, बॉम्बे लोकस्ट मतलब बॉम्बे टिड्डी, ट्री लोकस्ट मतलब वृक्ष टिड्डी, तथा माइग्रेटरी लोकस्ट मतलब प्रवासी टिड्डी। बशर्ते कि 4 प्रकार के टिड्डियों में जो डिजर्ट लोकस्ट होते हैं, मरुस्थलीय टिड्डी होते हैं, बेसिकली वही आपदा का कारक बनते हैं, और यही विशेष तौर पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फसलों को नष्ट करने का काम करते हैं। तो टिड्डियों के आक्रमण की बात की जाए तो जैसे हमने बताया भी, डिस्कस भी किया कि टिड्डियों का आक्रमण कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये है कि हर बार आक्रमण इतना इंटेंसिव नहीं होता, कभी हल्के प्रकार का होता है
और काफी कभी कभी काफी इंटेंसिव प्रकार का होता है। जैसा कि हमने बताया भी कि एक्सपर्ट्स व्यू के अनुसार जो अभी अभी मई और जून के महीने में जो टिड्डियों का आक्रमण हुआ, बेसिकली ये पिछले 27 सालों में सबसे इंटेंसिव प्रकार का टिड्डी आक्रमण है। और भी पीछे जाएं तो इतिहास में भी इसका जिक्र है। मतलब पौराणिक कथाओं में देखा जाए तो बाइबल में भी इसका जिक्र है, कुरान में भी जिक्र है, और इवन महाभारत में भी जिक्र है, क्योंकि महाभारत भी ज्ञान की एक बड़ी सी पुस्तिका है। महाभारत में भी इसका जिक्र है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो उस समय भी टिड्डियों का आक्रमण हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जब ये समस्या पुरानी है तो इससे निपटने के लिए लोगों ने तरह तरह के विधियों का विकास भी किया है। और जो हाल फिलहाल में जो विधियां, ये मल्टी डायमेंशनल बहुविविध प्रकार की विधियां हैं, जिसमें सबसे जो व्यापक तौर पे इस्तेमाल की जाने वाली जो विधि है वो केमिकल तरीका है, रासायनिक विधि है। और इसमें कुछ रसायनों को, जिसमें आर्गेनोफॉस्फेट, मेलाथियान और क्लोरोपाइरीफास, तो ध्यान रखना है, आर्गेनोफॉस्फेट, मेलाथियान और क्लोरोपाइरीफास का घोल बना के इससे स्प्रिंकलर से छिड़काव करने का काम किया जाता है। लेकिन इसके साथ भी भले ही ये जो रासायनिक विधि है ये अब तक के सर्वाधिक इफेक्टिव विधि के तौर पे, प्रभावी विधि के तौर पे विकसित की गई है, लेकिन इसके साथ भी समस्या है कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और अन्य जो उपयोगी कीट हैं, पक्षियां हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। फिर भी ये अब तक का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। इसके अलावा भी लेटेस्ट देखा गया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस के सायरन की आवाज बजाई गई। इसके अलावा जिन इलाकों में टिड्डियों का आक्रमण होता है प्रायः, उन इलाकों में लंबे समय में यह सीखा और प्रायः दोपहर के बाद के समय में थाली बजा के, विभिन्न प्रकार के बर्तनों से ध्वनि उत्पन्न करके, इसके अलावा ड्रम, ढोल, नगाड़ा इत्यादि भी बजा के टिड्डियों को भगाने का काम स्थानीय लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसके अलावा टिड्डियों को समाप्ति का एक और भी तरीका है, बस अब बहुत इफेक्टिव नहीं है, कि कुछ लोग टिड्डियों का भक्षण भी करते हैं। और पोल्ट्री फार्मों में विभिन्न जो पक्षियां होती हैं वो इनका भक्षण कर, बशर्ते कि ये कोई प्रभावी विधि के तौर पर नहीं है। यदि हम बता दें तो टिड्डी आक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कुछ वैश्विक प्रयास भी किए गए हैं। जैसे यूएनओ की एजेंसी जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम है, उसके माध्यम से एक ग्लोबल लोकस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है। और